अच्छा, तो चलिए सीधे इस बात की तह तक चलते हैं। एक सीन इमेजिन कीजिए, टोक्यो की एक खचाखच भरी ट्रेन। एक छोटा सा बच्चा है जो जमीन पर लोटपोट होकर जिद कर रहा है, चिल्ला रहा है, पर उसकी माँ कुछ नहीं करती। ना कोई डांट, ना कैंडी का लालच, ना ही कोई कान में फुसफुसा कर दी गई धमकी। वो बस शांति से इंतजार करती है। ऐसा लगता है जैसे उसे कोई ऐसा राज पता है जो बाकी दुनिया को नहीं पता। और बात ये है कि उसे सच में पता है, क्योंकि जापानी बच्चों को लगातार दुनिया के सबसे अच्छे व्यवहार वाले और सबसे ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन बच्चों में गिना जाता है, और इसकी वजह सजा बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है वो राज? इसकी शुरुआत एक ऐसे विचार से होती है जो हमारे अनुशासन को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल देता है। इसे कहते हैं शित्सुके। इसका लिटरल मतलब है शरीर से सुंदरता को जोड़ना। देखिए, ये सजा या कंट्रोल के बारे में है ही नहीं। ये एक ऐसे बच्चे की परवरिश करने की कला है जो अच्छा बर्ताव करना चाहता है। इसलिए नहीं कि उसे नतीजों से डर लगता है, बल्कि इसलिए क्योंकि अच्छा बर्ताव करना उसकी पहचान का, उसके वजूद का एक हिस्सा बन गया है। हम अक्सर क्या करते हैं, हम बच्चे के बुरे बर्ताव का इंतजार करते हैं और फिर उस पर रिएक्ट करते हैं, टाइम आउट देकर या कोई चीज छीन कर। मतलब हम सिर्फ लक्षण का इलाज करते हैं। जापानीज पेरेंट्स इसका ठीक उल्टा करते हैं। वो आग लगने से पहले ही उसे रोकते हैं, और वो ऐसा करते हैं एक बहुत ही पावरफुल सवाल पूछकर, मेरे बच्चे में अभी कौन सा हुनर कम है? सवाल ये नहीं है कि मैं इस बर्ताव को कैसे रोकूं, बल्कि ये है कि मेरा बच्चा अभी क्या करना नहीं जानता। क्योंकि सच तो यही है, बच्चे हमें परेशान करने के लिए बुरा बर्ताव नहीं करते। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें किसी स्किल की कमी होती है, जैसे अपनी भावनाओं को काबू करना या सब्र रखना। चलिए अब वापस उस ट्रेन वाली कहानी पर चलते हैं। उस माँ ने तुरंत कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि वो एक और बहुत गहरे सिद्धांत पर चल रही थी। इसे कहते हैं मीमा मोरू, जिसका मतलब है रक्षा करते हुए नजर रखना। ये एक जापानी सोच है कि जब हम बड़े हर मुश्किल घड़ी में कूदकर बच्चे की मदद करने की अपनी आदत को रोकते हैं, तो बच्चे असल में ज्यादा मजबूत बनते हैं। हमारी आदत होती है चीजों को फटाफट ठीक करने की, है ना? बच्चा थोड़ा भी परेशान हुआ, हम पहुंच जाते हैं। वो रोता है, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। लेकिन इसका एक अनचाहा नतीजा होता है। हर बार जब हम मदद के लिए दौड़ते हैं तो हम अनजाने में एक मैसेज भेज रहे होते हैं, तुम इसे अकेले नहीं संभाल सकते। जापानी माता पिता बच्चे को उस मुश्किल पल में थोड़ी देर रहने देते हैं। वो भरोसा करते हैं कि बच्चा इससे निपट सकता है। साइकोलॉजिस्ट इसे प्रोडक्टिव स्ट्रगल कहते हैं। ये बच्चे को थोड़ी देर की बेचैनी के साथ बैठना सिखाता है, और जब बच्चा खुद उस चुनौती से पार पा लेता है तो जो आत्मविश्वास पैदा होता है ना, वो असली होता है। और यही तो इमोशनल मजबूती की नींव है। अब बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि जापानी बच्चे इतने अनुशासित इसलिए होते होंगे क्योंकि उनकी परवरिश बहुत सख्त होती होगी, लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। जापानी परवरिश की बुनियाद एक कॉन्सेप्ट पर टिकी है जिसे अमाय कहते हैं। इसका मतलब है किसी के बिना शर्त प्यार पर पूरी तरह निर्भर हो पाने का एहसास। शुरुआती सालों में जापानी माएं अपने बच्चों के बेहद करीब रहती हैं। उनके साथ सोना आम बात है और उन्हें हर वक्त अपने से लगा कर रखना भी। और ये सिर्फ लाड़ प्यार नहीं है, ये नींव है। न्यूरोसाइंस भी यही बताता है कि जो बच्चा अपने माता पिता से एक गहरा और सुरक्षित जुड़ाव महसूस करता है, उसका नर्वस सिस्टम खुद को कंट्रोल करने में कहीं ज्यादा बेहतर होता है। जब एक बच्चे को दिल से पता होता है कि उसे प्यार पाने के लिए कुछ साबित नहीं करना, तो उसे ध्यान खींचने के लिए गलत बर्ताव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यही है वो खूबसूरत बैलेंस। पहले स्नेह और सुरक्षा की एक मजबूत नींव, और फिर उस पर धीरे धीरे जिम्मेदारियों का ढांचा बनाया जाता है। पहले स्नेह, फिर अनुशासन। अच्छा, क्या आपने कभी ये बात गौर की है कि जापानी स्कूलों में बच्चे हर रोज अपनी क्लास खुद साफ करते हैं? ये सिर्फ सफाई के बारे में नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है। जापान में बच्चों को रोजमर्रा की छोटी छोटी जिम्मेदारियां दी जाती हैं, जैसे मेज लगाना, अपना बैग पैक करना। ये छोटे छोटे काम जब हर दिन दोहराए जाते हैं तो बच्चे की खुद के बारे में सोच पर एक जबरदस्त असर डालते हैं।
वो खुद को एक काबिल और जिम्मेदार इंसान के तौर पर देखना शुरू कर देते हैं। और एक बार जब ये पहचान बन जाती है तो ये किसी भी नियम से ज्यादा ताकत से उनके बर्ताव को सही दिशा देती है। तो इस सब का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? चलिए इस पूरी फिलॉसफी को एक आसान करने लायक स्टेप में बदलते हैं। इस हफ्ते कोई एक छोटा सा रोज का काम शुरू करने की कोशिश कीजिए। कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है। शायद बच्चा रात के खाने से पहले मेज लगा सकता है या स्कूल से पहले अपना बैग पैक कर सकता है। बस इसे हर दिन करें, बिना किसी दबाव या इनाम के। सिर्फ दोहराओ, अपेक्षा और विश्वास, और फिर देखिए कि आपका बच्चा क्या बनना शुरू करता है। शित्सुके, मिमामोरू, अमाय, ये कोई जापानी रहस्य नहीं है, ये इंसानी सच हैं और ये आज से ही हर माता पिता के लिए उपलब्ध हैं। तो चलिए इस विचार के साथ इसे खत्म करते हैं। क्या होगा अगर अनुशासन का असली लक्ष्य बच्चे को कंट्रोल करना हो ही ना, बल्कि उसके चरित्र का निर्माण करना हो?